और दोस्तों, मैं दीपू सांगा फिर से हाजिर हूँ की स्टोरी के साथ। आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया न्यूज़ के माध्यम से कि नेपाल में बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। लाखों की तादाद में युवा वर्ग वो प्रदर्शन करने पे सड़क पे आ चुका है। यहाँ तक कि संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, कई जगह सरकारी जो और अन्य जो प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे जाके आग लगा दी गई और बहुत तगड़ा प्रदर्शन चल रहा है। श्रीलंका के जो हालात थे बिल्कुल उसी राह पे चल दिया है नेपाल। इसका कारण क्या था, इसकी वजह क्या थी? 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैन लगाने की बात की, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर जो इसमें एक्स है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ऐसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन लगाने की बात की। उन्होंने कहा ये मतलब यहाँ नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं है और इससे कई झूठ फैलाए जाते हैं। इस तरह की बातों को लेकर इन्होंने बैन की बात की, जिसमें सोशल मीडिया के जब बैन के बारे में पूरे नेपाल को पता चला तो वहाँ का युवा वर्ग जो है वो भड़क गया और वो प्रदर्शन करने के लिए 8 सितंबर यानी कि कल संसद भवन तक पहुँच गया। उस प्रदर्शन को रोकने के लिए नेपाल सरकार ने पुलिस और सेना के जवानों को वहाँ इकट्ठा किया। प्रदर्शनकारियों पे आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें और जो रबड़ जो बुलेट होती है उसके लिए बोला गया कि वो फायरिंग की गई है, लेकिन वहाँ पे रियल फायरिंग भी की गई है। उसी फायरिंग से 19 लोग, प्रदर्शनकारियों में 19 लोग मौत के घाट पर गए यानी कि मर गए। 347 के ऊपर लोग घायल हो गए। हालांकि नेपाल सरकार ने ये बोला है कि मुआवजे की बात की है और ये भी कहा है जो घायल हुए हैं उनको मुफ्त में इलाज उनका किया जाएगा। और 8 सितंबर यानी कि कल ही शाम तक बैन हटा दिया गया था। जो बैन लगाया गया था सोशल मीडिया पे वो बैन हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शनकारी प्रदर्शन बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से शुरू हुआ बैन अब ये जन विद्रोह में बदल गया है। यहाँ तक कि नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने यहाँ तक कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे दिया है और एक टीम गठित की है कि 15 दिन के अंदर रिपोर्ट को सबमिट किया जाए। इसी बीच बॉलीवुड की अभिनेत्री मनीषा कोइराला, इन्होंने एक अपने इंस्टाग्राम से पोस्ट किया जिसमें एक खून से सने जूते की पोस्ट डाली और नेपाली में लिखा कि आज 8 सितंबर नेपाल के लिए ब्लैक डे है। आपको बताते चलें 8 सितंबर जो ब्लैक डे उन्होंने लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि मनीषा कोइराला का जो है वो नेपाल से बहुत पुराना संबंध है, क्योंकि उनके जो दादाजी थे वो नेपाल के प्रधानमंत्री थे और उनके पिताजी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। 16 अगस्त 1970 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में मनीषा कोइराला का जन्म हुआ है। वो राजनीतिक परिवार से पहले से ही हैं। ऐसे में उन्होंने ब्लैक डे को बोला कि उसी समय 8 सितंबर को इतना बड़ा नेपाल में प्रदर्शन हुआ, 8 सितंबर को ही उनके दादाजी का जन्म जो हुआ था, इस वजह से उन्होंने इसकी सरकार की नाकामी बोलेंगे। काठमांडू में अनिश्चित काल के लिए और ललितपुर में अस्थायी कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो वहाँ के स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है। अभी खुलने की कोई भी परमिशन नहीं है, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने अभी तक प्रदर्शन जारी रखा है, बंद नहीं किया है, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया के लिए प्रदर्शन शुरू हुआ था। लेकिन वहाँ की जो जनता है वो सरकार से नाखुश थी, उनकी कई और भी चीज़ें थी जिससे वहाँ की जनता परेशान थी और जब एक बार प्रदर्शन शुरू हो जाता है तो प्रदर्शन बंद होने का नाम नहीं लेता। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं उनको भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए, अगर आपको प्रदर्शन करना है तो सरकार के खिलाफ करें। अगर आप अपने अपने शहर, अपने राज्य, अपने देश के लिए अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहाँ की जो संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं, वो नुकसान तो आम जनता का ही हो रहा है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जो नुकसान अपने देश का होता है वो नुकसान की भरपाई कोई करने नहीं आता है। अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से वहाँ पे कई नेताओं ने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसमें इस्तीफा दिया है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद भवन, राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे, वहाँ आग जैसी चीज़ें लगाई गई। काफ़ी तगड़ा प्रदर्शन हुआ है, प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। काठमांडू और अन्य प्रमुख शहरों में जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल की सेना ने त्रिभुवन हवाई अड्डा, जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, उसको अपने कब्जे में ले लिया है, उसको बंद कर दिया है ताकि प्रदर्शनकारी वहाँ तक न पहुँचे और कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो। तो इस तरीके से नेपाल बिल्कुल जो प्रदर्शन हो रहा है, अब ये सोचने वाली बात है कि जो सरकार है उसको अगर बैन हटाना था तो बैन लगाना नहीं चाहिए था, क्योंकि यूथ वर्ग जो है आज जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत से लोग जिनका घर चल रहा है, बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत से लोग अपने बिजनेस का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन नेपाल सरकार ने ये सोचा कि इतना जब ये सोशल मीडिया जो चल रहा है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, अगर ये मेरे यहाँ रजिस्टर्ड कराते हैं कुछ तो सरकार को कुछ फायदा होगा। अपने लालच के लिए इन्होंने नेपाल को आज श्रीलंका के हालत पे लाके छोड़ दिया। इतना बुरा प्रदर्शन हो रहा है, लोग करोड़ों लाखों की जनसंख्या में लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा यूथ प्रदर्शन कर रहा है। उसमें कितने घर उजड़ गए, कितने लोग 347 प्लस की जो मतलब गंभीर जो चोटें आई हैं, जिनको जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, ये तो मैं दोपहर तक की अपडेट दे रहा हूँ। उसके बाद शाम तक कितने और बढ़ गए होंगे। 19 लोगों की जो रिपोर्ट सामने आई है जो मारे गए हैं,
पुलिस की गोलियों के शिकार बने हैं और कितनी इस भगदड़ में कितने लोग मारे गए होंगे, ये रिपोर्ट शायद छुपाई गई हो। कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की सरकार हो, अगर कोई कदम उठाता है तो सबसे पहले उसको हर चीज़ को गंभीरता से सोचना चाहिए। आप नेपाल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ।